ये आप लोग क्या बक रहे हैं? ये मेरे समधी हैं, कोई अनजान नहीं। हमें सब कुछ पता है। समधी समधन के बीच एक मर्यादा होती है। कभी एक साथ आइसक्रीम खाते नजर आते हो तो कभी चाट पकौड़ी। आप दोनों तो नए नए लौंडों को पीछे छोड़े हो। सुबह सुबह रामपुर गांव के लोग राकेश के पिताजी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे होते हैं। समधन समधी हाय हाय। तभी वहाँ पर अपने स्कूटर से राकेश आ जाता है और गांव वालों को ये सब करने से रोकता है। दीनानाथ चाचा, आप तो इस गांव के सम्मानित इंसान हो, आप ये सब क्या करवा रहे हो गांव में? देखो कितना भोला बन रहा है बेचारा। खुद का बाप अपनी समधन के साथ ही रंगरलिया मना रहा है और हमसे कह रहा है कि क्या करवा रहे हो। गांव वाले अब राकेश के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं। राकेश तुरंत भागकर अपने घर जाता है और देखता है कि उसके पिताजी फोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं। समधन जी, अब हम और आप कभी नहीं मिलेंगे और ना ही आपस में कभी बातें करेंगे। हमारी वजह से हमारे परिवार को बहुत तकलीफें हो रही हैं। पिताजी, पूरे गांव में हमारी नाक कट चुकी है। अच्छा होगा ये सब बंद कर दीजिए। मैंने भी यही फैसला किया है बेटा। पता नहीं लोग हम दोनों के रिश्ते को गलत क्यों समझते हैं। मैं तो उन्हें अपने समधन ही समझता हूँ, इससे बढ़कर कुछ नहीं। ठीक है, आज से सासू माँ इस घर में नहीं आएंगी तो गाँव वाले धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। इतने में राकेश की पत्नी मधु वहाँ पर आ जाती है। उसके सर पर चोट लगी होती है, थोड़ा सा खून भी निकल रहा होता है। अरे बहू, ये क्या हो गया? चोट कैसी लगी तुझे? मैं दुकान तक दूध लेने गई थी, गांव वालों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए और मेरा ये हाल कर दिया। देख रहे हैं पिताजी, आपकी वजह से क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। अगर माँ जिंदा होती तो आपको ये सब करने ही नहीं देती। इसमें सिर्फ ससुर जी की ही गलती नहीं है राकेश, मेरी माँ की भी गलती है। ये सब सुनकर राकेश के पिता की आंखों से आंसू निकल आते हैं और बिना कुछ बोले अपने कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं और पुरानी चीजें सोचने लगते हैं। अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। राकेश और मधु की शादी के बाद विदाई हो रही होती है। मधु जोर जोर से रो रही होती है। मधु की माँ अब उस घर में अकेली बची है क्योंकि उस घर में माँ बेटी के अलावा कोई नहीं था। अब ये घर मुझे काटने को दौड़ेगा। कैसे रहूंगी मैं इस घर में अकेली। समधन जी, आप रोइए मत, अब हम सब एक परिवार हैं, आप अकेली नहीं हो। इस तरह विदाई के बाद मधु अपने ससुराल आ जाती है, लेकिन उसकी माँ अब अकेली रह जाती है क्योंकि वो एक विधवा थी। मधु को अपनी माँ की बहुत याद आती है, उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। अरे मधु, अब तो शादी के 15 दिन हो चुके हैं, अब तो रोना बंद कर दो। मैं अपने लिए नहीं रो रही हूँ, पता नहीं उस घर में अकेली माँ कैसे रह रही होंगी। साफ साफ बोलो ना कि मायके जाना है। इतने में वहाँ राकेश के पिताजी आ जाते हैं। पिताजी, सासू माँ का अकेलापन आप दूर कर सकते हैं। मैं? हाँ पिताजी, आप दोनों समधन समधी एक ही उम्र के हैं, एक दूसरे का दुख सुख तो बांट ही सकते हैं। वो कोई गैर तो नहीं है ना, आपकी समधन ही तो है। राकेश और मधु के बार बार समझाने पर उसके पिताजी मान जाते हैं। ठीक है, मैं आज ही जाकर समधन जी से मिलकर उनका हाल चाल लेकर आता हूँ। मधु ये सुनकर खुश हो जाती है। अगले दिन राकेश के पिता अपनी समधन से मिलने उनके घर पहुंच जाते हैं। समधन उन्हें देखकर खुश हो जाती है। अरे समधी जी, आप आइए आइए। मधु कैसी है? सब ठीक है समधन जी, बहू रानी भी ठीक है। बस जिंदगी के सफर में मैं भी अकेला, आप भी अकेली, तो सोचा क्यों ना दो अकेले मिलकर एक दूसरे का साथ दे। सही कहा आपने समधी जी, ये घर अकेले में मुझे काटने को दौड़ता है। आप आ गए तो थोड़ा सही लग रहा है। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। जी। समधन जी चाय बना कर लाती हैं। चाय पीते पीते दोनों लोग खूब बातें करते हैं। बातें करते करते शाम होने लगती है। राकेश के पिता को अपने समधन को अकेला छोड़कर जाने का मन नहीं होता। समधन जी बहुत खुश हैं, मेरे जाते ही ये फिर से अकेली हो जाएंगी। ऐसा करता हूँ, इन्हें भी अपने साथ ले चलता हूँ। क्या सोच रहे हैं समधी जी? आप जल्दी से तैयार हो जाइए, कुछ दिन हमारे घर पे रहिए, मधु को भी खुशी होगी। अपनी समधी की ये बात सुनकर मधु की माँ खुश हो जाती है। वो जल्दी से तैयार होकर आती हैं और अपने समधी के साथ स्कूटर पर बैठकर जाने लगती हैं। समधी जी स्कूटर चला रहे होते हैं और समधन जी पीछे बैठी होती हैं। तभी एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। समधन जी, आइसक्रीम खाएंगी? आप मुझे मेरी बेटी से मिलाने ले जा रहे हैं, आपको भला कैसे मना कर सकती हूँ। आप भी ना समधन जी। राकेश के पिता आइसक्रीम वाले के पास अपना स्कूटर रोक देते हैं। दोनों लोग वहीं पर खड़े होकर आइसक्रीम खाने लगते हैं। लेकिन तभी राकेश के ही गांव के कुछ लोग उन दोनों को साथ में इस तरह हंसता खिलखिलाता देख लेते हैं। देख रहे हो विनोद, अपनी विधवा समधन पर ही इस उम्र में ये बुढ़ा लाइन मार रहा है। ये सब ठीक नहीं है चाचा, अगर बात आगे बढ़ गई तो गांव वालों की बदनामी होगी इससे। खैर, आइसक्रीम खाने के बाद दोनों लोग घर आ जाते हैं। घर पहुंचते ही मधु अपनी माँ को गले से लगा लेती है। माँ, आप अकेले कैसे रह रही होंगी उस घर में? यही सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी। तू मेरी परवाह मत कर बेटा, तेरी जिंदगी की नई शुरुआत हुई है, उसे जी भर कर जीना। ना जाने कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, इसलिए हर पल को जियो, ना जाने कल हो ना हो। इतना कहकर राकेश हंसने लगता है। क्या मधु, तुम भी सासू माँ आई हैं, उनकी सेवा करो, बोरिंग बातें करना बंद करो। हाँ बेटा, राकेश बिल्कुल सही कह रहा है। मधु अपनी माँ का साथ पाकर बहुत खुश हो जाती है। वो अपनी माँ के लिए चाय बनाकर लाती है। अगले दिन मधु की माँ अपने घर चली जाती है, लेकिन उनका अकेलापन बांटने के लिए राकेश के पिता अक्सर उनसे मिलने उनके घर जाया करते ताकि वो अकेला न फील करे।
समधी के रूप में मुझे एक अच्छा और सच्चा दोस्त मिल गया, वरना मैं तो सोच सोच कर ही परेशान हुआ करती थी कि मधु की शादी के बाद मेरा क्या होगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना। चलिए मधु से मिलवाता हूँ। स्कूटर पर बिठाकर राकेश के पिता अपनी समधन को फिर से अपने घर की तरफ लाने लगते हैं। तभी गांव के कुछ आदमी लाठी डंडा लेकर उनका रास्ता रोक लेते हैं। तुम दोनों को हम लोग बहुत महीनों से देख रहे हैं। जब देखो तब तुम दोनों इस स्कूटर पर लैला मजनू की तरह एक साथ नजर आते हो। अरे इस उम्र में ये सब करते अच्छा लगता है? ये आप लोग क्या बक रहे हैं? ये मेरे समधी हैं, कोई अनजान नहीं। हमें सब कुछ पता है। समधी समधन के बीच एक मर्यादा होती है। कभी एक साथ आइसक्रीम खाते नजर आते हो तो कभी चाट पकौड़ी। आप दोनों तो नए नए लौंडों को पीछे छोड़े हो। अरे आप लोग गलत समझ बैठे हैं शायद। अच्छा, आप लोगों को पता है हमारे जवान बच्चे भी अब यही सब करने लगे हैं। कल्लू का लौंडा एक लड़की को लेकर भाग गया। गांव के लड़के बोल रहे हैं कि जब एक बूढ़ा इंसान ये सब हरकतें कर सकता है तो हम क्यों नहीं। कल से ये हरकतें दिखनी नहीं चाहिए चाचा। चलो गाँव वालों। इतना कहकर गाँव वाले चले जाते हैं। आप परेशान मत होइए, बैठिए। शायद ये लोग सही कह रहे थे। आप ऐसा कीजिए, मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। मधु से मिलना होगा तो मैं उसे वहीं बुला लूंगी। राकेश के पिता को भी ये बात सही लगती है और वो उन्हें उनके घर छोड़ाते हैं। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ लड़के खुल्लम खुल्ला गांव की लड़कियों को अपनी बाइक पर बिठाकर इधर उधर घुमाने लगते हैं। अरे चाचा, अपने गांव में सारी लाज शर्म हया सब खत्म हो चुकी है। गजोधर का लड़का बिहारी की लड़की को लेकर घुमा करता है। सारे लड़के लड़कियां खुल्लम खुल्ला इश्क लड़ा रहे हैं आजकल इस गांव में। क्या बताए विनोद, जमाना बदल रहा है। आज के बच्चों में कोई संस्कार नहीं बचे। ये सब कुछ उस राकेश के बाप की वजह से हुआ है। जब एक बूढ़ा इंसान खुल्लम खुल्लम इश्क कर सकता है तो लड़के क्यों नहीं? उन्हें रोकना होगा, वरना एक दिन हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। हाँ। उसके बाद सारे गांव वाले इकट्ठे होकर नारेबाजी करने लगते हैं। जिनकी लड़कियां गांव के लड़कों के साथ भागी थी, उनके घर वाले राकेश के घर पर, यहाँ तक कि मधु पर भी पत्थर मारने लगते हैं। मधु का सर फट जाता है और राकेश के पिता अपनी समधन को कॉल करके बात करने से मना कर देते हैं। लेकिन अपने कमरे में जाकर वो रोने लगते हैं क्योंकि उनकी वीरान जिंदगी में बात करने वाली कोई तो आई थी। तभी राकेश अपने पिता के कमरे में आता है। पिताजी रोइए मत, मुझे पता है कि आप दोनों को ही एक दूसरे का साथ पसंद है। सासू माँ को भी सहारा मिल जाता है आपके साथ वक्त बिताकर, और माँ के जाने के बाद आपका भी अकेलापन दूर हो जाता है। मैंने सासू माँ से बात कर ली है, आप दोनों शादी कर लो, जिससे इस गाँव वालों का मुंह बंद हो जाएगा और सासू माँ भी हमेशा के लिए पूरे हक के साथ यहाँ हम सबके साथ रह पाएंगी। हाँ पिताजी, राकेश सही कह रहे हैं। दोनों को खूब समझाने के बाद वो मान जाते हैं। दोनों समधी समधन की शादी हो जाती है। राकेश सारी बात गांव वालों को बता देता है और गांव वालों से वो लोग माफी भी मांग लेते हैं, जो भी हुआ उन दोनों की वजह से। अब सभी लोग मिलकर एक खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं।